सो हेलो माय डियर फ्रेंड, सौरभ तिवारी दिस साइड। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं फिनो पेमेंट बैंक आईपीओ का। ये अभी आईपीओ आया है और ये बहुत अच्छा आईपीओ माना जा रहा है क्योंकि ये पेमेंट बैंक से रिलेटेड आईपीओ है जो कि अभी पहली बार लिस्ट होने वाला है। यदि हम फिनो की फुल फॉर्म की बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है फाइनेंशियल इंक्लूजन नेटवर्क एंड ऑपरेशंस। दोस्तों, मैं आपको सबसे पहले ये क्लियर कर दूं कि फिनो पेमेंट बैंक है क्या, इसका आईपीओ क्यों आया है और यह किस तरीके से वर्क करता है। बाकी फाइनेंशियल से लेके हर चीज़ों को हम देखेंगे अभी आगे, लेकिन पहले मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे बैंक हैं जैसे एचडीएफसी, कोटक बैंक है, एसबीआई बैंक है, पंजाब नेशनल बैंक है, गवर्नमेंट प्राइवेट के बड़े बड़े बैंक है। तो इस तरह के छोटे पेमेंट बैंक का क्या मतलब होता है? ये तो स्मॉल फाइनेंस बैंक भी नहीं है, ये तो फिनो पेमेंट बैंक है। तो पेमेंट बैंक जो होते हैं यार, जैसे फिनो पेमेंट बैंक, पेटीएम पेमेंट बैंक, एयरटेल पेमेंट बैंक, तो आरबीआई ने 2017 में इस तरह की एक गाइडलाइन लाई कि जो रूरल एरिया के लोग होते हैं, जो माइक्रो कस्टमर होते हैं, छोटे छोटे जो पैसे जमा कर सकते हैं और उनको एक अच्छा रिटर्न भी मिल सके, लेकिन बड़े बैंक उन तक पहुंच नहीं पाते क्योंकि वो हर जगह अपने ब्रांचेस फैला नहीं सकते हैं फिजिकली। यदि वो ब्रांचेस खोलेंगे तो उन्हें लॉस होगा, बहुत ज़्यादा पैसा लगेगा। इसीलिए इस तरह के छोटे पेमेंट बैंक को, जो कि कोई भी व्यक्ति अपने एक स्टोर से शुरू कर सकता है, इस तरह के बैंक को आरबीआई ने इंट्रोड्यूस किया था। तो आपको ये बता दें कि ये छोटे पेमेंट बैंक होते हैं, इसमें कोई भी कस्टमर 1 लाख से ज़्यादा डिपॉजिट नहीं कर सकता है और साथ में ये जो भी पैसा कमाते हैं या इनके पास जितना भी पैसा आता है उसका 75% तो इन्हें गवर्नमेंट के सिक्योरिटी और बॉन्ड में ही लगाना होता है। तो ये काफ़ी छोटे पेमेंट बैंक होते हैं, इसीलिए इन्हें बहुत स्मॉल फाइनेंस बैंक भी नहीं कहा गया बल्कि पेमेंट बैंक के नाम से जाना जाता है। अब बात कर लेते हैं फिनो पेमेंट बैंक के फाउंडर एंड सीईओ की, जो कि ऋषि गुप्ता हैं। सिंस 2015 से ऋषि गुप्ता इसके सीईओ हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर हैं यार। इसे फाउंड किया गया था 2006 या 2007 के बीच। कभी 2006 लिखा रहता है, कभी 2007 लिखा रहता है। यदि इसकी इंडस्ट्री की बात की जाए तो यह फिनटेक इंडस्ट्री है, डिजिटल बैंकिंग की इंडस्ट्री है यार। फिनटेक इसकी सबसे बड़ी कंपनी है और फिनो पेमेंट बैंक इसी का सब्सिडियरी है। इसका हेडक्वार्टर नवी मुंबई में है। अब हम बात कर लेते हैं यार आईपीओ के डिटेल्स के बारे में। तो जो ये फिनो पेमेंट बैंक आईपीओ का डिटेल है, उसमें प्राइस रेंज यदि देखा जाए तो 560 से 577 है, यानी 560 से 577 के बीच है। बिडिंग डेट यदि देखा जाए तो 29 अक्टूबर से 2 नवंबर तक आप इसमें बिड कर सकते हैं, यानी कल से आईपीओ ओपन हो रहा है। इसका इशू साइज है 1200.29 करोड़ का यार। यदि आप आईपीओ का साइज देखें तो यह ज़्यादा नहीं है। इसका मिनिमम इन्वेस्टमेंट 1400 होने वाला है। इसका जो एक लॉट है वो 25 शेयर का होने वाला है। सो ये तो आईपीओ की डिटेल की बात कर ली यार। अब हम बात करेंगे इशू ऑब्जेक्टिव की कि आखिर ये आईपीओ आया क्यों है। तो सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि ये आईपीओ उन्होंने थोड़ा जल्दी ला दिया है, अभी इनके फाइनेंशियल्स भी उतने स्ट्रांग नहीं थे। फिर भी हम बात कर लेते हैं 300 करोड़ ये फ्रेश इशू से अपना राइज करना चाहते हैं और ऑफर फॉर सेल में ये 900 करोड़ के शेयर करीब बेचना चाहते हैं यार। और जो इनके पहले से इन्वेस्टर है वो भी अपने कुछ शेयर साथ सेल करने वाले हैं। मुख्य रूप से जो इसके मेजॉरिटी स्टेक है फिनटेक कंपनी के पास, उन्होंने अपना शेयर ऑफर फॉर सेल में सेल करने का सोचा है और 900 करोड़ का ये ऑफर फॉर सेल है। यदि इसके ऑब्जेक्टिव इश्यू की बात करें तो आप यहाँ पे पढ़ भी सकते हैं, फिनो पेमेंट बैंक एम टू यूटिलाइज द नेट प्रॉफिट फ्रॉम इट फ्रेश ऑफर टू ऑगमेंट इट टियर फर्स्ट कैपिटल बेस। द कंपनी इंटेंड टू यूटिलाइज द नेट प्रोसीड्स फ्रॉम द फ्रेश इशू टूवर्ड्स ऑगमेंट द बैंक टियर्स फर्स्ट कैपिटल बेस टू मीट इट्स फ्यूचर कैपिटल रिक्वायरमेंट्स। सो अपने फ्यूचर कैपिटल रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये आईपीओ लाया है। ये अपने आप को और ज़्यादा इंक्रीज करना चाहता है, साथ में फ्यूचर में ये एक अच्छा बड़ा बैंक बनने के लिए काम करना चाहता है और माइक्रो कस्टमर को और ज़्यादा बढ़ाना चाहता है, इंक्रीज करना चाहता है। अब हम बात कर लेते हैं यार ये जो फिनो पेमेंट बैंक है उसका जो फाइनेंशियल्स हैं उसके बारे में सबसे पहले बात कर लेते हैं। तो इसका जो ROCE है वो है 8.94 का। इसका जो PE रेशियो है यानी अर्निंग पर शेयर वो है 575.4 का। इसका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो करीब 4800 करोड़ का है यार। इसका 3 ईयर सेल्स CAGR की बात करें तो वो 29% है। इसका अर्निंग पर शेयर बात करें तो वो 2.62% है। ये तो इसके नॉर्मल फाइनेंशियल्स हो गए। अब हम कुछ और फाइनेंशियल्स की बात कर लेते हैं डाटा की। तो उसकी बात करें यदि तो इसका जो 2019 में रिवेन्यू रहा वो 371 करोड़ का था, जबकि इसे जो प्रॉफिट हुआ, बल्कि प्रॉफिट नहीं लॉस हुआ था
62 करोड़ का इसे लॉस हुआ था। इसकी टोटल एसेट्स इंक्रीज हुए हैं। 2019 में 684 थे, फिर 624 हुए, जब 2021 में ये 1010 करोड़ हो चुके हैं और 2020 में इसे -32 करोड़ का प्रॉफिट -32 करोड़ का लॉस हुआ था और 2021 में इसने 20 करोड़ का प्रॉफिट दिखाया है। तो अभी ही जो ये कंपनी है अभी प्रॉफिट में आई है और जस्ट प्रॉफिट में आने के बाद इसने अपने आईपीओ को लॉन्च कर दिया है। सो ठीक है, अब इसमें हम ज़्यादा क्या कर सकते हैं, इसको हमने फाइनेंशियल को उसके देख लिया है। अब यदि हम एडवांटेज की बात करें कि इसके पास एडवांटेज क्या है, तो सबसे पहली बात, इसके 410 से ज़्यादा ब्रांचेस हैं 14 स्टेट के अंदर इन इंडिया में। गुड मार्केट है इन माइक्रो कस्टमर में। आज जो फिनो पेमेंट बैंक है उसको मैं अपने पास के क्षेत्रों में ही विजिट किया तो मुझे समझ में आया कि हाँ, वहाँ पे भी इसका एलोकेशन है, यहाँ पे भी ये बैंक आ चुके हैं और बहुत सारे लोग इसे यूज भी कर रहे हैं। तो ये पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं बता सकता हूँ कि हाँ, इसका मार्केट में अच्छा ब्रांड हो चुका है और ये स्टेबल हो चुका है। यदि फिनो मित्र की बात करें तो ये इसका ऐप है जो प्ले स्टोर में आप जाके देख सकते हैं, उसमें 1 मिलियन प्लस डाउनलोड है और 4.1 की रेटिंग है जो कि अच्छी है। हाईली एक्सपीरियंस मैनेजमेंट है इसका यार, और फ्यूचर ग्रोथ इसकी मोर अपॉर्चुनिटी है क्योंकि ये अभी एक नॉर्मल बैंक है और आगे चल के और बड़ा बैंक बन सकता है, नो डाउट। क्योंकि कोटक बैंक जब शुरू हुआ था तो वो एक नॉर्मल स्मॉल फाइनेंस बैंक की तरह था और आज कोटक लीडिंग बैंक है इंडिया का। और स्ट्रॉन्ग ऑनलाइन प्रेजेंस है एंड इजी टू यूज है, बहुत आसानी से इसे यूज कर सकते हैं। बता दें कि ये ऐसा पेमेंट बैंक है जिसे आप फ़ोन पे से कंपेयर नहीं कर सकते, गूगल पे से कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे आप डीमैट अकाउंट, यहाँ पे जो आप अपना अकाउंट है वो खोल सकते हैं, क्रेडिट कार्ड पा सकते हैं और बहुत सारी चीज़ों को यूज कर सकते हैं। सो ये तो इसके एडवांटेज है और बहुत सारी एडवांटेज इसमें आपको देखने को मिल सकती है। फ़िलहाल हम इतने बात कर रहे हैं, अब जब हम एडवांटेज की बात कर रहे हैं तो हमें डिसएडवांटेज की बात भी ज़रूर कर लेनी चाहिए। सो आपको बता दें कि इसकी टफ़ कंपटीशन है यार। पेटीएम पेमेंट बैंक लॉन्च होने वाला है, एयरटेल पेमेंट बैंक भी लॉन्च हो चुका है एंड ऑल्सो विथ बिग बैंक्स है, जिससे इसको एक स्ट्रॉन्ग कंपटीशन फेस करना पड़ेगा। टफ कंपटीशन है क्योंकि ये जो अभी बाकी के बैंक है ये भी धीरे धीरे रूरल एरिया में पहुंच रहे हैं और रूरल एरिया की ज़्यादातर जो आबादी है वो अब शहर से कनेक्ट हो रही है और ऑनलाइन के माध्यम से बड़े बड़े बैंक भी आसानी से खाता खोलने का ऑफ़र दे रहे हैं। तो इससे इसे कंपटीशन तो फेस करना पड़ेगा और साथ में अभी कुछ ही दिन में पेटीएम का भी जो आईपीओ है वो लॉन्च होने वाला है। दूसरी बात करें यार, हाई डिपेंडेंसी है माइक्रो कस्टमर्स पे। जो छोटे छोटे कस्टमर्स होते हैं जो 1 लाख से कम पे डिपॉजिट करना चाहते हैं, उस तरह के कस्टमर को इस तरह के बैंक प्रेफर करते हैं और वही कस्टमर के ऊपर ही ये बैंक डिपेंड होता है, क्योंकि कोई भी कस्टमर 1 लाख रुपए से ज़्यादा का डिपॉजिट इस तरह के बैंक में नहीं कर सकता। आरबीआई का ये रूल्स है एंड कांट डिपॉजिट मोर देन 1 लाख, जैसे तीसरा ऑप्शन आप देख ही सकते हैं। और मस्ट यूज 75% इन गवर्नमेंट सिक्योरिटी एंड बॉन्ड। आपके पास जो भी डिपॉजिट आता है उसका 75% आप गवर्नमेंट सिक्योरिटी एंड बॉन्ड्स में ही इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिससे इसका जो प्रॉफिट और मार्जिन वो घट जाता है, क्योंकि ओनली 25% ऐसा पैसा होता है जो बैंक इक्विटी में इन्वेस्ट करके अच्छा प्रॉफिट बना सकता है, इसलिए प्रॉफिट इसका कम हो जाता है। लेकिन हाँ, एक स्टेबिलिटी रहती है, रिस्क मैनेजमेंट का अच्छा ऑफर रहता है। ओनली 6 आउट ऑफ 11 ऑपरेशनल्स बैंक्स बचे हैं जो पेमेंट बैंक है। आपको बता दें 2017 में करीब 11 पेमेंट बैंक को आरबीआई ने लाइसेंस दिया था, उसमें से केवल 6 ही बचे हैं, 5 ऑलरेडी करीब करीब बंद हो चुके हैं। तो ये एक बिग रिस्क है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये बैंक अपने शेयर्स को बेचने के लिए आईपीओ ला रहे हैं और उसके बाद ये पूरी अपनी होल्डिंग सेल कर दें। कहीं ये सूर्योदय फाइनेंस बैंक की तरह तो नहीं बन सकता, क्योंकि सूर्योदय फाइनेंस बैंक में बहुत बड़ा लॉस हुआ लोगों को, उनका पैसा सीधे आधा हो गया है और अभी भी वो बैंक ज़्यादा ऊपर नहीं जा रहा, कंसोलिडेट कर रहा। तो कहीं ऐसा भी ये तो नहीं होने वाला है। इस तरह से पूरे इसके फाइनेंशियल्स हैं और हमने लगभग सारी चीज़ों के बारे में बात कर ली है यार। अभी हम क्या करने वाले हैं, हम तो सोचते हैं कि इसको लिस्टिंग गेन के लिए इसमें अप्लाई नहीं करना है, इस बैंक को पहले लिस्ट हो जाने दीजिए, उसके बाद, क्योंकि मार्केट अभी अप डाउन बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है, तो यहाँ पे हम ये नहीं कह सकते हैं कि इस फिनो पेमेंट बैंक जैसे आईपीओ में आप बहुत ज़्यादा लिस्टिंग गेन पा सकते हैं। इसीलिए तो इसमें अभी फ़िलहाल मैं इन्वेस्ट नहीं करने वाला हूँ। लिस्टिंग गेन के बाद यदि मुझे लगेगा कुछ महीने तक कि शेयर अपने जो प्रमोटर हैं वो अपने शेयर डाइल्यूट नहीं कर रहे हैं, प्रमोटर प्लेस ज़्यादा नहीं है और कंपनी आने वाले क्वार्टर में भी यदि अच्छा प्रॉफिट बना रही है तो इसमें हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। बाकी के आईपीओ जल्दी आने वाले हैं, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। डिटेल रिव्यू मिलने वाला है आपको आईपीओ के बारे में और हमारे चैनल पे बहुत सारी चीज़ें, बेहतरीन से बेहतरीन चीज़ें, फाइनेंशियल से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें मिलती रहती हैं, बहुत अच्छे वीडियो बनते हैं। इस वजह से इस चैनल को आप ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर कर दें।